नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजस्थान में क्या वाकई में कोई जवाब देगा कि ईआरसीपी यानी कि ईस्टर्न रिवर कैनाल प्रोजेक्ट पूर्वी राजस्थान का भविष्य है, वो भविष्य है जिसमें चेहरे पर मुस्कान, लहराते खेल खलियान, बुझती प्यास और समृद्धि की आस से जुड़ी है, लेकिन इससे ज्यादा सियासत जुड़ी है। एक ऐसी सियासत जो नहर को जमीन से जुड़ने ही नहीं दे रही, और यही वजह है कि आरसीपी के साथ सभी हैं लेकिन साथ नहीं है। हर कोई चाहता है कि आरसीपी बने, लेकिन यह कोई नहीं चाहता कि इसका क्रेडिट उसकी जगह किसी और को मिले। सियासत क्रेडिट पर तो टिकी है। एक क्रेडिट वो जिससे चुनाव में भुनाया जा सके, और एक क्रेडिट वो जिसमें प्रदेश सरकार के खजाने में केंद्र से पैसा लाया जा सके। अब एक प्रस्ताव लाने की तैयारी है। विधानसभा में प्रस्ताव आएगा, ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने से जुड़ा प्रस्ताव होगा। तो क्या सभी विधायक इसके पक्ष में वोट करेंगे? एक बार के लिए मान भी लिया जाए कि सभी वोट करेंगे, तो क्या इससे नहर को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिल जाएगा? यह सवाल इसलिए क्योंकि राजस्थानी भाषा को मान्यता देने के लिए बाकायदा एक प्रस्ताव कई बार राजस्थान विधानसभा से पारित होकर केंद्र जा चुका है, लेकिन अभी तक उस पर कोई फैसला हुआ नहीं। फिर भी सवाल है कि विधानसभा में कौन कौन ईआरसीपी के मुद्दे पर साथ साथ नजर आएंगे। ईआरसीपी को लेकर 13 जिलों में सियासत लगातार जारी है। बहुत ज्यादा समस्या है, पानी नहीं है, इसमें पीने के लिए पानी नहीं है। जिले के जितने भी किसान हैं उनको बहुत फायदा होगा। किसानों को उपज बढ़ेगी, वाटर लेवल आएगा। ईआरसी पर कौन कितना साथ है, इससे यह भी तय हो जाएगा कि पूर्वी राजस्थान में जनता किसके साथ है। इस पर आगे बहस करें उससे पहले आपको एक मैप दिखाते हैं, इसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। यह दरअसल मैप है उन 13 जिलों का जहां से ईआरसीपी गुजरनी है। जरा देखिए, झालावाड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, अजमेर, जयपुर, दौसा, भरतपुर, अलवर और धौलपुर, ये पूरा पूर्वी राजस्थान है। ये राजस्थान के 33 जिले और उनमें से ये वो 13 जिले जहां के 3 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, जो यहां से सीधी जुड़ी है, उनकी जिंदगी जुड़ी है, उनकी जमीन जुड़ी है, उनका भविष्य जुड़ा है। लेकिन जरा सोचें, इन 13 जिलों की उम्मीदों को सियासत के एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसाकर छोड़ दिया है जहां समाधान निकल नहीं रहा। और समाधान निकालने के लिए क्या वाकई में प्रस्ताव को सबकी सहमति मिलेगी, यह भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और इसी पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं किसान नेता रामपाल जाट जी, हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता पंकज मीणा जी, और कांग्रेस नेता प्रतीक सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत प्रतीक आपके साथ करना चाहेंगे। क्या वाकई में एक प्रस्ताव पारित होकर केंद्र को चला जाएगा? क्या उससे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिल जाएगा? देखिए, हमारी सरकार जो है वो निरंतर कार्यरत है कि जो भी ईआरसीपी है उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित की जाए। 2018 के अंदर जब प्रधानमंत्री जी राजस्थान आए थे तो वो वादा करके गए थे, और अब वो वादा खिलाफी नहीं कर सकते हैं। और ये सिर्फ 13 जिलों की 41% जनसंख्या के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि सिंचाई के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो 13 जिले की 41% जो जनसंख्या है राजस्थान की, वो ईआरसीपी से प्रभावित होगी। मैंने बहुत बेसिक सवाल किया, मैंने सवाल किया है कि विधानसभा से जाहिर है बहुमत है कांग्रेस के पास, प्रस्ताव आएगा तो पारित भी होगा, बहुमत से पारित होगा। क्या उससे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिल जाएगा? क्या ये मापदंड है राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिलने के? ये मापदंड नहीं है, लेकिन हम हमारी तरफ से जो जितने भी प्रयास हैं, चाहे विधानसभा में हो चाहे सड़क पे हो, हम अपने सारे प्रयास जारी रखेंगे। और हमारी तो मांग है कि विपक्ष भी और बीजेपी भी हमारे साथ आए, उस प्रस्ताव में पूरी तरीके से भागीदारी करे और प्रधानमंत्री जी के पास वो प्रस्ताव भेजे। अगर आपको अजमेर जाना है, आप दिल्ली हाईवे पकड़ेंगे गुड़गांव की तरफ? नहीं, बिल्कुल नहीं पकड़ेंगे, लेकिन वो सारे उस प्रयास का कुछ हो सकता है। नहीं, अब आपको मैं बताऊं, आप जो बोल रहे हो कि मुझे अगर अजमेर जाना है तो दिल्ली हाईवे नहीं पकड़ूंगा। अगर अजमेर जाने ही नहीं दिया जा रहा मुझे अजमेर हाईवे से, तो मैं किसी और हाईवे से तो जाऊंगा ही ना। तो हम लोग सारे रास्ते अपनाएंगे, हम सारे रास्ते अपनाएंगे, चाहे सड़क पे लाठी खाना हो, डंडे खाना हो, चाहे सड़क पे आवाज बुलंद करना हो, और चाहे से विधानसभा में हमारी बात उठाना हो। अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री जी आई नहीं। जो उनका जो झालावाड़ एरिया है
है वो ईआरसीपी से प्रभावित होगा। जो सतीश पूनिया जी हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, वो भी नहीं है। तो भाजपा ईआरसीपी को लेकर के किसी भी तरीके से कोई प्रतिबद्ध नहीं है। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि राजस्थान में उन नेताओं को एक्सपोज करना जो ईआरसीपी पर सरकार के साथ नहीं है, या मुद्दा ये है कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देना। विजेंद्र जी, मुद्दा तो सिर्फ ये है कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित की जाए, और हम तो आपको कह रहे हैं कि जिसको क्रेडिट लेना हो वो क्रेडिट ले ले, जिसको कोई क्रेडिट लेना हो वो ले ले। कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश के साथ टेबल पर बैठिए, जो निर्भरता अपने पानी की 50% दर्शा रखी है उसको 75% कीजिए। मैं आपको बता दूं, जो जल शक्ति मंत्रालय ने 2010 में जो गाइडलाइन जारी की थी उसमें 75% निर्भरता की कोई बातचीत नहीं है। तो आप उसको 50% करें, 75% करें, 80% करें, वो बात करने की कोई बात ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी जो 50% की जो डीपीआर है उसके ऊपर ही पूरा बयान देके गए थे 2018 में, जब चुनावों के अंदर वो आए थे कि 13 जिले के जो 41% जनसंख्या है उसको पीने योग्य पानी मिलेगा, सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। अब वो अपनी वादा खिलाफी कर रहे हैं, और वादा खिलाफी इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने घोषणा तो की थी लेकिन इस पूरे एरिया से उनको सीटें नहीं मिली और भाजपा चुनाव हार गई। तो अब वो उसका बदला यहाँ की जो जनता है उनसे ले रहे हैं। रमल जाट जी, क्या वाकई में आपको लगता है कि जिस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं, क्या हम इसको कहें समथिंग इज बेटर देन नथिंग, या हम कहें कि बस यही विकल्प बचे हैं, या हम कहें कि बार बार हम वो चाहते हैं जिससे सियासत गर्माती रहे, मुद्दा गर्माता रहे, सॉल्यूशन ना हो? सोलंकी जी, विषय आपने बहुत अच्छा रखा, सामयिक है, प्रासंगिक है, और राजस्थान की जीवन रेखा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से जुड़ा हुआ है जी। हमने 26 मई 2022 को एक प्रस्ताव पारित किया राजस्थान के किसानों ने जूम मीटिंग के द्वारा, और उसमें ये हमारी राय बनी सबकी कि राजस्थान सरकार को इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे, इसके संबंध में केंद्र को कटघरे में खड़े करने की परिश्रम नहीं करना चाहिए, और यदि वो परिश्रम नहीं करेगी तो उनका ध्यान पूरा परियोजनाओं को पूरा करने पर लग जाएगा। तो जैसे राजस्थान सरकार ने, हमें अच्छा लगा जो उन्होंने घोषणा की कि ये राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो या नहीं हो, हम इसका काम पूरा करेंगे। ये घोषणा हमको अच्छी लगी, हमारे प्रस्ताव के अनुकूल लगी। दूसरी, हमने कहा कि ये जो आपका मंच है इसको बिना प्रभावित हुए आप राजस्थान की 6.5 करोड़ जनता की ओर से उनकी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए विधानसभा का उपयोग करो। ये भी हमने उनको कहा है उस समय, और ये हमने जो सुझाव दिया हमें अच्छा लगा कि वो विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर इस पर चाहेंगे कौन पक्ष में है कौन पक्ष में नहीं है, कम से कम जनता के सामने तो आवे, जनता को यह तो जानकारी हो, क्योंकि लोकतंत्र में लोकमत यही महत्वपूर्ण है, और इसी लोकमत निर्माण के लिए हम लगातार संकल्प अभियान चलाए हुए। विधानसभा के सत्र को आप कह रहे हैं इसलिए आहूत करना जरूरी है ताकि ये समझ में आए कि जो बयानवीर बाहर कहते हैं कि हम ईआरसीपी के साथ हैं, उनका पता चल जाए कि वो सच में साथ है या नहीं है। बिल्कुल सोलंकी साहब, इसलिए ये वहां जानकारी होनी चाहिए, कौन क्या बोलता है, सुने तो सही, जनता के सामने तो आवे, तो कौन किस मूड में बोल रहा है। और ये जहां तक इनकी तकनीकी बातें हैं, ये तकनीकी बातें कहीं चलने वाली नहीं है, क्योंकि ये न कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जो कागज है वो जो कहेगा वो मानेंगे हम। तो कागज क्या कहता है? और कागज ये कहता है 2010 की गाइडलाइन, उसमें कहीं नहीं है कि निर्भरता 75% होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी, यदि ये होता भी तो भी राजस्थान वो राज्य है सोलंकी साहब जहां पूरे देश का भूभाग है 10%, पानी है 1%, और यहां 450 बांध, जब औसत से ज्यादा बरसात हो गई तब भी 25% खाली रहे, बांध भरे ही नहीं। तो यहाँ की जो परिस्थितियां हैं ये हमारे इसके अनुकूल है कि इसको अपवादिक मान लो जी। तो हर नियम का अपवाद भी तो होता है ना, तो इसको अपवाद मान लो, रिलैक्स दे दो, तो ये शिथिलता दे दो। शायद यहाँ कांग्रेस की सरकार है, क्योंकि बीजेपी की सरकार में तो डीपीआर बन गई थी, सरकार रिपीट हो गई होती तो हो सकता है राष्ट्रीय परियोजना भी मिल गई होती। पंकज मीणा जी, सही कह रहा हूं ना मैं? अफवाह तो बस यही हो गया कि जो बीजेपी चाहती है वो हो नहीं रहा है। नहीं, देखिए ऐसा है, बड़ा स्पष्ट सी बात है। 2020 के अंदर जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने इस ईआरसीपी पे एक चिट्ठी लिखी थी अशोक गहलोत जी को। उसका संबोधन ये था कि मेरे भाई अशोक गहलोत जी। तो जो कमलनाथ जी अशोक गहलोत जी को भाई मानते हैं, उन भाई की चिट्ठी का जवाब अशोक गहलोत जी क्यों नहीं दे रहे, मुझे आज तक समझ में नहीं आता। मध्य प्रदेश में क्या लिखा है?
उसमें केवल और केवल यही लिखा है कि 50% निर्भरता के ऊपर ये प्रोजेक्ट सैंक्शन होना, एनओसी करना संभव नहीं है। इसको 75% करके दे दें तो आज कर दें। और यही बात अभी 2 महीने पहले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी ने जो है चोमू की आम सभा में बोला। और मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं कि ईआरसीपी केवल अशोक गहलोत जी के एक चिट्ठी, एक साइन के कारण रुकी हुई है। आज अगर अशोक गहलोत जी चिट्ठी लिख देते हैं, उसमें साइन कर देते हैं कि 75% निर्भरता पे मैं संतुष्ट हूं और मैं सहमत हूं, तो मैं समझता हूं कि ईआरसीपी को कोई नहीं रोक सकता और अगले 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर ये स्वीकृत हो जाएगी। राष्ट्रीय परियोजना का तो मुद्दा ही नहीं है। राष्ट्रीय परियोजना का मतलब तो ये है कि भाई गहलोत जी बार बार बयान ही देते कि 90% केंद्र दे, 10% राजस्थान दे। अब देखिए इससे बड़ा झूठ क्या होगा। आपने अभी बजट में बोला, माननीय अशोक गहलोत जी ने राजस्थान के बजट में बोला कि 9,800 करोड़ रुपया हम ईआरसीपी पे खर्च करेंगे। प्रोजेक्ट है कुल 37,000 करोड़ का, तो 9,800 करोड़ 37,000 करोड़ का लगभग 28% होता है। यानी 28% तो आप एक फाइनेंशियल ईयर में दे चुके हैं। फिर आपको 10% की आवश्यकता है। 10% और 90% का झगड़ा कहां से आया, मुझे ये अभी तक समझ में नहीं आया। कुल मिला के अगर हम पिछले 3 साल के हिसाब देखें तो ये कांग्रेस सरकार, गहलोत जी की सरकार झूठ और लूट की सरकार है। ये झूठ बोल के जनता को बरगलाना चाहते हैं और केवल पिछले 3 साल से लूट मचाए हुए हैं। आज सत्र शुरू होगा, आज 13 जिलों के सत्र शुरू होगा तो क्या बीजेपी के विधायक राजस्थान के साथ खड़े नजर आएंगे या नहीं आएंगे? राजस्थान के बीजेपी के सारे विधायक और भारतीय जनता पार्टी पूरी राजस्थान के साथ खड़ी है और ये झूठ और जो लूट की सरकार है इसको एक्सपोज करके रहेगी। अगर प्रस्ताव लाया जाता है तो उसके समर्थन में होंगे या विरोध में होंगे? देखिए, आप प्रस्ताव लाइए, धरना दीजिए, प्रदर्शन करिए, बड़े बड़े बयान दीजिए और राजस्थान के सांसदों को टोकते रहिए। इससे कुछ हासिल होने वाला है क्या? केवल एक साइन कर दीजिए गहलोत जी, हमारे राजस्थान के 13 जिलों की 40% आबादी की 3 करोड़ जनता की प्यास के साथ ये खेल नहीं करे, ये नंगा नाच ना करे। ये 3 करोड़ आबादी है, इनकी बददुआ लगेगी ना तो आप अभी तो वैभव गहलोत जी आ रहे हैं जिसके फ्रस्ट्रेशन से आप निकले नहीं है। मुझे एक बात बताइए, 7 पीढ़ी समाप्त हो जाएगी। खुद ही मान लिया ना कि 28% पैसा तो दिया गया है, 9,000 करोड़ से ऊपर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि किसी भी सूरत में प्रोजेक्ट नहीं रुकेगा, ये कहा ना। तो फिर केंद्र ने क्यों कहा कि इस प्रोजेक्ट को रोकिए तुरंत? पानी राजस्थान के अंदर, परियोजना चल रही राजस्थान के अंदर, राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया नहीं जा रहा, तो केंद्र ये क्यों कह रहा है कि इसको तुरंत रोकिए? विजेंद्र जी, मैंने इसीलिए बोला कि झूठ और लूट की सरकार है। आप मुझे बताइए ना क्यों कहा कि इसे रोकिए? मैं बता रहा हूं ना आपको, आप सुनिए। ये बार बार क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय परियोजना का वादा किया। एक वीडियो दिखा दी है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं प्रतीक जी सुनिए, आप बार बार जो झूठ बोलते हैं उसको एक्सपोज होना जो आपके टीवी के सामने जरूरी है। आप वो वीडियो ले आइए, यहाँ ना मिले तो मुझे इसके बाद में दिखा देना, कोई बात नहीं। पंकज भाई, दूसरी बात आपने चिट्ठी की बात कर रहे हैं, मैं आपके साथ इत्तेफाक नहीं रखूंगा क्योंकि वीडियो हम भी कई बार चला चुके हैं। हम भी चला चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो, जिसमें उन्होंने बाकायदा इसका जिक्र किया और कहा कि अगर राजस्थान सरकार प्रस्ताव देगी तो हम उसको बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये वीडियो हम चला चुके हैं। हाँ, मेरा सवाल दीजिए, मैं आपको चिट्ठी वाली जवाब दे रहा हूं। नहीं, मुझे सवाल का जवाब दीजिए आप कि जब राजस्थान का पैसा लग रहा है, आप ये मान रहे 28% सरकार दे चुकी है, राजस्थान के अंदर का पानी, राजस्थान के अंदर की नहर बन रही है, जब केंद्र इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर सकती तो यह कहने का अधिकार कैसे है कि आप इसको चलाइए मत, इसको रोक दीजिए प्रोजेक्ट? पहली बात तो विजेंद्र जी, केंद्र राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना चाहती है। गहलोत जी उस चिट्ठी के ऊपर कुंडली मार के बैठे, वो चिट्ठी आज जारी हो जाए तो मैं क्या समझता हूं 1 महीने के अंदर वो राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो जाएगी। दूसरी बात सुनिए, आप जिस चिट्ठी का जिक्र कर रहे हैं। अरे सर, मैं तो सवाल सीधा कर रहा हूं, केंद्र क्यों कह रहा है? फिर केंद्र ने नहीं कहा, नहीं कहा, बात कर रहे हैं सर, बात तो सुनिए, आप बोलने नहीं दे रहे। मैं ये कह रहा हूं केंद्र ने कतई नहीं कहा कि इसको रोक दिया जाए। बिल्कुल केंद्र ने कहा, चिट्ठी लिख करके बोला है, केंद्र ने ये कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने इसमें ऑब्जेक्शन लगाया है और वो ऑब्जेक्शन क्यों लगाया है उसको भी इनको जवाब देना चाहिए। आप क्यों नहीं ऑफिशियल टॉक करते? जब केंद्र ने 7 बार मीटिंग आयोजित कर ली इस ईआरसीपी को लेकर, जिसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश को दोनों को साथ में बैठना था। अब मजे की बात देखिए, 7 बार की मीटिंग में 4 बार मध्य प्रदेश आ गया पर राजस्थान एक बार भी नहीं आया। जब लाभान्वित होने वाले राजस्थान है, राजस्थान की 3 करोड़ जनता की प्यास का मामला है, आप मीटिंग में जाना नहीं चाहते तो कैसे ईआरसीपी लागू होगी बताइए? रामपाल जाट जी ने कुछ डॉक्यूमेंट को खंगालना शुरू किया था सर, क्या निकला? ब्रजेंद्र सोलंकी साहब, ये 27/5/2022 का पत्र है जी, पंकज कुमार का, केंद्र की सरकार की ओर से,
राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव को कि आप इस काम को रोक दो, इसको आगे मत बढ़ाओ जी। तो चिट्ठी है, इसलिए जो चिट्ठी इनकी है, इस चिट्ठी की मैं लैंग्वेज बता देता हूं, इसलिए शायद आप समझ नहीं पाए, और आदरणीय रामपाल जी इस मामले में बहुत समझदार है, पर कांग्रेस ही तो पढ़ने लिखने का काम करते नहीं, समझदारी उनसे तो उम्मीद की नहीं जाती। इस चिट्ठी में बड़ा स्पष्ट है, इसका मजमून स्पष्ट है। पढ़ देंगे उसको, उन्होंने बिल्कुल पढ़ के सुनाई निकाल लिया, बिल्कुल पढ़ के सुनाइएगा। कोई बात, इसलिए मैं इसको पढ़ रहा हूँ। लास्ट ऑपरेटिव पोर्शन, ब्रजेंद्र सोलंकी साहब ये लिखते हैं, उपरोक्त के मद्देनजर हम चाहेंगे कि अंतर्राज्यीय मुद्दे के हल और परियोजना को सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृति दिए जाने तक ईआरसीपी के किसी भी घटक के क्रियान्वयन पर रोक लगाई जाए। ये इसका अर्थ यही है कि भाई आप इसको रोक लगा दो, आगे मत बढ़ाओ। तो जो इनकी चिट्ठी है, मैं सोचता हूं ऐसी चिट्ठी लिखने का केंद्र को कोई अधिकार नहीं। ये देश के संविधान का जो संघात्मक ढांचा है उस पर आक्रमण है, इसलिए ये राज्य का विषय है। जल की योजना बनाना राज्य का विषय है। जब राज्य को करना है तो क्यों उम्मीद कर रही है? ये भी कहना चाहूंगा, बार बार लेके बातचीत करना चाहती है। जब मध्य प्रदेश सरकार का इसमें ऑब्जेक्शन है और मध्य प्रदेश सरकार के साथ आप बातचीत क्यों नहीं करते? ये बड़ा स्पष्ट सी बात है। इसका मतलब ये है, बहुत सीधी सी बात है कि आपको बार बार इसमें सियासत करनी है, इसके अलावा 4 बार एमपी आए, आप आए नहीं। नहीं, अगर आप केंद्र के इतनी नहीं मानते कि प्रोजेक्ट को एक बार मध्य प्रदेश के साथ बैठकर इसको क्लियर कर लिया जाए, तो यह मांग कैसे उठाई जा सकती है कि राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया? देखिए 2019 की जो मीटिंगें हुई है उसमें सब में राजस्थान के अधिकारी गए हैं। अब उसके बाद में आया था, पिछले दिनों में जो हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी, उन्होंने एक पूरे मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलाई थी जयपुर में। उसके अंदर उन्होंने ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया? उन्होंने भाखड़ा नागर डैम का तो मुद्दा उठा लिया, यहां कर लेते ना मीटिंग। पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी ने जब सर्वदलीय मीटिंग बुलाई, क्यों नहीं बुलाया? आपने क्यों नहीं मुद्दा उठाया ईआरसीपी का? आप भाखड़ा नागर डैम का मुद्दा यहां उठा रहे हो जयपुर में, आपने ईआरसीपी का मुद्दा नहीं उठाया। पंकज जी क्या होमवर्क करके आते नहीं है? और पंकज जी बोलते हैं 60,000 करोड़ की परियोजना है, और आप मुझे बताओ जब हमने कृषि बजट दिया 21,000 करोड़ का वो बजट था, 60,000 करोड़ की परियोजना कैसे करते हैं? ईआरसीपी 60,000 करोड़ रुपए की परियोजना है पूरी मिलाकर के। 40,000 करोड़ राउंड फिगर में 37,237.12 करोड़, इसलिए इसका जो 1/4 है इस बजट में दिया जा चुका, और इसका पहले 620 करोड़ 320 करोड़ रुपए पिछले बजट में दिया जा चुका। 1,000 करोड़ का काम इस पर हो चुका। इसलिए हमने तो ये कहा मुख्यमंत्री जी को, राजस्थान सरकार को भी, कि आप राजस्थानी स्वाभिमानी इस आधार पर चलो, अपना पैसा है, अपनी योजना है, और जो भी सरकार पैसा लगाएगी, जहां भी सिंचाई योजना आएगी, उस राज्य का रेवेन्यू बढ़ेगा। इसलिए चिंता मत करो, राज्य की समृद्धि के लिए राज्य सरकार को चाहिए बिना इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित हुए, और इसका काम पूरा करना चाहिए। लेकिन रामपाल जी, क्या ये भी सच है कि मध्य प्रदेश ने इसी फ्लो के ऊपर 2 डैम नए बना दिए हैं? बिल्कुल ब्रजेंद्र सोलंकी साहब, वो भी मैं बताना चाहूंगा। वो है कि अंतरराज्यीय जल नियंत्रण मंडल की बैठक जी। एक है 3 जून 1999 की, दूसरी है 25 अगस्त 2005 की। दोनों में स्पष्ट हो गया, कोई भी राज्य खुद के एरिया में यदि जल भराव रखता है और खुद के कैचमेंट के पानी के अतिरिक्त 10% तक पानी और ले ले, तो दूसरे राज्य से उसको अनापत्ति की आवश्यकता नहीं है। प्रिज्यूम दैट, उसको ये मान लिया जाएगा कि वो अनापत्ति हो गई। इसलिए मध्य प्रदेश तो कहीं है ही नहीं। और अभी 9 अप्रैल 2022 को मध्य प्रदेश के सिंचाई मंत्री का एक स्टेटमेंट आया, उनका हमारा तो विवाद ही नहीं है, हम तो एआरसी पे कोई विवाद ही नहीं कर रहे, और हम तो आपस में बैठ लेंगे, बात कर लेंगे। इसलिए वहां किसी प्रकार का कोई गतिरोध वहां की तरफ से नहीं है। इसकी सबसे ज्यादा पैरवी वो कर रहे हैं हमारा केंद्र, कि मध्य प्रदेश की आपत्ति है। अरे भाई, आपत्ति क्यों हो सकती है जब उनको प्रोसीडिंग में है 3 जून 1999 की में है, उसके बाद में 25 अगस्त 2005 की में है, दोनों लिखित में प्रस्ताव है, दोनों मुख्यमंत्री दोनों राज्यों को उपस्थित थे, उनके बीच दोनों के हस्ताक्षर हुए, उसके बैक कैसे जा सकते कोई भी? और जो आपने 2 बांधों की बात बताई, इस दोनों प्रस्तावों के बाद ही उन्होंने मोहनपुर और कुंडालिया दोनों बांध तैयार किया है, जिनसे 2,86,000 हेक्टेयर भूमि उनकी सिंचित है। जो हमने उन पर आपत्ति नहीं की, तो ये क्या आपत्ति करेंगे? वो भी जानते हैं आपत्ति की आवश्यकता नहीं है। तो आपत्ति की जब हमने कह लिया प्रिज्यूम दैट इट शैल बी प्रिज्यूम कि ये अनापत्ति हो चुकी, तो जब अनापत्ति हो चुकी तो आपत्ति किस बात के कौन करेगा? आपत्ति मुझे तो बतौर राजस्थानी इस बात की है कि पहले रिफाइनरी को लेकर जिस तरीके से 5 साल प्रदेश ने देखा, और उसकी वजह से राजस्थान का पैसा
जो कम खर्च होना था वो कई गुना ज्यादा खर्च हुआ। अब ईआरसीपी को लेकर यही हो रहा है। अगर टाइम पर प्रोजेक्ट पूरा हो तो टाइम से व्यवस्थाएं भी मिले और पैसा भी कम लगे। सही बात। अंत में पैसा तो राजस्थान का लग रहा है ना सर। आप सही कह रहे हैं सोलंकी साहब, यदि इस नीति पे चले और ये सेहरा बांधने की होड़ नहीं करे, अभी सेहरा बांधने की होड़ हो गई, इसलिए सेहरा बांधने की होड़ छोड़ो। और हमने तो कहा है अपना, हमारे प्रस्ताव में, ये पब्लिक है, सब जानती है, सब देख रही है, इसलिए काय को ज्यादा माथेपच्ची करो आप। हम तो शुरू में हमने प्रस्ताव दिया केंद्र और राज्य दोनों मिलकर करें इस पूरी योजना को पूरा। यदि दोनों मिलकर करेंगे तो अच्छा रहेगा ना। इसलिए हमने तो 25 सांसद राजस्थान ने केंद्र सरकार बनाने के लिए दिए कि नहीं दिए, तो भाई वो भी तो हमारे सांसद है। ठीक है पंकज जी, पूर्वी राजस्थान से बीजेपी का इस वक्त पूरे तरीके से सफाया है। जैसे वहां जमीन सूखी पड़ी है ना, वैसे ही वहां बीजेपी भी सूखी पड़ी है। एक विधायक थे जिन्होंने भी पाला बदल लिया, शोभा रानी कुशवाहा। अगर आप वहां की जमीन को सिंचित कर देंगे ना सर, तो वोटों की फसल भी शुरू हो जाएगी लगनी वहां पर। नहीं, बिल्कुल ठीक है विजेंद्र जी, परंतु मैं समझता हूं जैसे अभी आदरणीय रामपाल जी ने एक जिक्र किया कि जल वितरण, जल संचयन ये राजस्थान सरकार का मुद्दा होता है। संघीय ढांचे के अनुसार केंद्र सरकार का इसमें किसी भी प्रकार का रोल नहीं होता। राजस्थान सरकार डिमांड करता है तो वित्त फाइनेंस करने का काम केंद्र सरकार करता है। और जो वित्त फाइनेंस करने का काम जो केंद्र सरकार करता है उसकी गाइडलाइन बनी हुई है। और गाइडलाइन जैसा कि अभी प्रतीक जी बता रहे थे, 2010 का कोई नियम का हवाला दे रहे थे, इसी यूपीए सरकार ने, इसी सोनिया गांधी जी की सरकार ने फरवरी 2014 के अंदर उसी 2010 के नियम को अमेंडमेंट किया था और बड़ा स्पष्ट लिखा था कि 75% डिपेंडेबिलिटी से नीचे कोई भी राष्ट्रीय परियोजना स्वीकृत नहीं होगी। कोई इंटर स्टेट का जो जल के मामले हैं वो स्वीकृत नहीं होंगे। फरवरी 2014 का है, फरवरी 2014 का है। आप देख लेना, कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं आई है। आप तो पढ़ के आया करो, 60,000 करोड़ आप बिना पढ़े लिखे बातें करते हो। दिख रहा है आप जनता को किस तरह गुमराह कर रहे हो। 37,000 करोड़ की योजना को 60,000 करोड़ बता रहे हो। वो तो समय पे पूरी नहीं होगी तो 7,000 की जगह ज्यादा और करोड़ लगेंगे। फरवरी 2014 की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार और उसी के आधार पे कमलनाथ जी ने चिट्ठी लिखी। कमलनाथ जी तो भारतीय जनता पार्टी के है नहीं, वो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस सरकार के थे। क्यों नहीं गहलोत जी ने वो करवा लिया हो सकते। अगर मान लो उससे कोई गलती हुई थी, भारतीय जनता पार्टी सरकार से कोई गलती हुई या हमसे कोई गलती हुई या केंद्र सरकार से गलती हुई, तो जब कमलनाथ जी की चिट्ठी थी तब गहलोत जी मुख्यमंत्री थे ना, करा लिया होता। आप दोनों भाई भाई थे ना, वो भाई बोलते आपको। बात तो सुनिए ना, एक विशेष परिस्थिति राजस्थान के साथ ये जानते हैं, ये भी जानते हैं कि बूंद बूंद के लिए लोग तरसते हैं, ये भी जानते हैं ना पंकज भाई। आप तो राजस्थान के ही हैं, राजस्थान के ही है ना, बांधों की स्थिति भी जानते हैं। जयपुर के अंदर 1500 फीट खोद लीजिए अगर पानी मिल जाए तो आपको। 33 में से 29 जिले डार्क जोन में हैं और ये हकीकत है, ये कोई हवाबाई आंकड़े नहीं है। उसमें अगर एक कानून को थोड़ा सा बदला जा सकता है, 3 करोड़ आबादी को राहत पहुंचाई जा सकती है, तो क्या एक लाइन को बदला नहीं जा सकता, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता? विजेंद्र जी, अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में आपने प्रश्न किया है। ये केवल मुद्दा केवल कानून का नहीं है कि यूपीए सरकार में फरवरी 2014 के अंदर ये कानून बन गया था, ये गाइडलाइन बन गई। केवल मुद्दा ये नहीं है, 50% डिपेंडेबिलिटी का बांध हमारे राजस्थान में बनना भी महंगा पड़ता है और वो संभव भी नहीं है। बड़ी बात यह है, जब 50% डिपेंडेबिलिटी होगी तो बांध बड़े बनाने पड़ेंगे और वो स्थिति अभी राजस्थान की नहीं है। तो ये राजस्थान के लिए भी उपयोगी है कि 50% डिपेंडेबिलिटी हो। और रामपाल जाट जी, एक लाइन में मुझे बताइए, क्या विधानसभा से प्रस्ताव पारित होने से सिर्फ इतना फायदा राजस्थान की जनता को होगा कि ये एक्सपोज हो जाएंगे कि कौन साथ कौन नहीं, या वाकई में एआरसीपी को कोई फायदा होगा? इसमें लोक मत बनेगा और हम एक आह्वान कर रहे हैं लोगों को कि इस बार जो भी वोट देगा, जैसे ही वो वोटिंग मशीन के सामने खड़ा होगा, उसको केवल ईआरसीपी दिखेगी कि हमारा काम किसने किया, उसको वोट जाएगा। इसलिए पूरा राजस्थान इस ओर झुकेगा कि कौन ईआरसीपी का काम कर रहा है, जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा। प्रतीक, क्या एक लाइन में मुझे बताइए, इसको कांग्रेस सियासी मुद्दा ज्यादा बनाना चाहती है, जिंदगी से जुड़ा जमीनी मुद्दा का? नहीं, हम बिल्कुल संवेदनशील हैं और हम जो आईआरसीपी की लड़ाई है वो सदन से लेकर के और सड़क तक लेकर के जाएंगे। और हमने तो पहले भी वादा किया है और ये काम कभी बंद नहीं होगा, ईआरसीपी को पूरा करके रहेंगे। राजस्थान सरकार का ये बिल्कुल प्रतिबद्ध है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रामपाल जाट जी, और पंकज जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। ईआरसीपी तो आप ऐसे मानिए जैसे भागीरथ गंगा को लेकर आए थे। राजस्थान में इतनी ही जरूरी है और अभी तो 13 जिलों की जरूरत है। अगर इसी तरीके से बांध सूखते रहे, इसी तरीके से अतिक्रमण होता रहा, तो और भी कई ईआरसीपी की जरूरत होगी। और जो राजस्थान को जानते हैं वो जरा उस बेल्ट को जानिए, गंगानगर, हनुमानगढ़,
और वो जो बेल्ट है जिसमें से इंदिरा गांधी नहर निकली, इंदिरा गांधी नहर आने से पहले की स्थिति वहां क्या थी और आज किस तरीके से हरियाली है, ये पूर्वी राजस्थान भी ऐसे ही हरा हो जाएगा अगर ईआरसीपी आ जाएगी।